चलिए नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जो सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये है रिवेन्यू रिकॉग्निशन पर, और ये हमें बताता है कि हम रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। ये मैंडेटरी है नेचर में, बहुत पुराना है, 93 से आया था। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हम P&L में रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। AS 9 हमें बताता है कि बिजनेस में जब हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी करते हैं तो उस समय रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू भाई रहता है ना, कब हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करें कब ना करें। तो उससे रिलेटेड है, जब हम माल बेच रहे हैं तो कब हम माने कि माल बिक गया है और सेल लिख लें। जब हम सर्विस दे रहे हैं तो कब माने कि सर्विस हमने दे दी है और उसे रिकॉर्ड कर लें इनकम में। या द यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को कोई और यूज कर रहा है तो उसके बदले में हम उससे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड वगैरह। तो वो वाली इनकम कैसे हम रिकॉग्नाइज करें? कुछ चीजों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील नहीं करता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर, क्योंकि वहां पर अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। हायर परचेज या लीज एग्रीमेंट पर, क्योंकि वहां अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है। गवर्नमेंट ग्रांट्स पर, क्योंकि वहां अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 12 है। इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर अप्लाई नहीं होता है। Example of items not included within the definition of revenue. Revenue की definition में क्या नहीं आ रहा है? Realized gain resulting from disposal of and unrealized gain resulting from holding of non-current asset. तो नॉन करंट एसेट को रियलाइज करना रिवेन्यू के डेफिनेशन में नहीं है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो पैसा कमाते हैं उसको हम रिवेन्यू कह रहे हैं, मतलब सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी एक्सेट्रा। तो बिजनेस करते हुए पुरानी एसेट हो जाती है, हम उसे बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट भी हो जाता है, बट उसे रिवेन्यू यहाँ नहीं बोल रहे। वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करेगा उस पर। Unrealized holding gain resulting from change in value of current asset, natural increase in the agriculture etc. तो वो भी हम नहीं कवर करेंगे। Realized और unrealized gain from change in foreign exchange rate, उसके ऊपर हम accounting standard 11 अलग से देख चुके हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। और realized gain resulting from the discharge of an obligation and less than its carrying amount, मतलब मान लिया आपके क्रेडिटर्स हैं 10,000 के और आपने उसे 9,000 में पेमेंट करा, तो 1,000 रुपीज आपने कम पेमेंट करा, तो उससे रियलाइज्ड गेन है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं हो रहा। अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, रीवैल्यूएशन को भी यहाँ कवर नहीं किया। तो यहाँ पर रिवेन्यू का मतलब क्या है? रिवेन्यू का मतलब है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन arising in the course of ordinary course of business activity of an enterprise from the sale of goods, rendering of services and use of our resources by other, yielding interest, royalty and dividend. Revenue का मतलब यहाँ पर ये है। Example number 1, entity XY sells a machine being used at its factory at a price of 2 lakh, carrying amount is 1.8 lakh, then 20,000 is profit. लेकिन ये हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना तो ये सेल ऑफ गुड्स है, ना रेंटिंग ऑफ सर्विसेज है, ना ये इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टी इनकम है। और हमने स्पेसिफिकली जो एक्सक्लूड करते हैं उसमें भी हमने पढ़ा था कि हम नॉन करंट एसेट का रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन को भी कवर नहीं करते। द सेल ऑफ मशीन डज नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ XY। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते थे क्रेडिट साइड में सेल, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को वहां थोड़ी ना लिखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कैपिटल रिसीट का, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी आइटम नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है।
तो ये 20,000 रुपए हम P&L में जाएंगे, डालेंगे डिस्पोजल ऑफ एसेट पर जो प्रॉफिट है, बट ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन के AS9 के रिवेन्यू के मीनिंग में नहीं आएगा। AS10 में हमने पढ़ा था कि जब हम कोई एसेट को डिस्पोज करेंगे तो उसका जो डिफरेंस है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ST लिमिटेड इज ए रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर, और वो बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी करता है। उसने एक लैंड खरीदा 150 करोड़ में और उसे बेचा 240 करोड़ में, तो ये रिवेन्यू है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो बिल्कुल ये रिवेन्यू माना जाएगा। तो रिवेन्यू कितना होता है? 240, जो सेल है उसे रिवेन्यू बोलते। एग्जाम्पल नंबर 3, DL लिमिटेड ए फार्मा कंपनी, वो एक रिसर्च कर रही है न्यू मशीन पर 2 सालों से, ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके विदाउट साइड इफेक्ट। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने डिसाइड किया कि ये रिसर्च का आउटकम देंगे दूसरे कंपटीटर को 50 करोड़ रुपए में, और ये ऑलरेडी 30 करोड़ रुपए का खर्चा कर चुके। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स में कवर करते हैं हम रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, वहां पर डील होता है, और रिवेन्यू के मीनिंग में कहीं पर भी नहीं आता है ये। तो इसलिए ये इंक्रीज नहीं करेगा रिवेन्यू, क्योंकि ये हमारा रिवेन्यू के मीनिंग में नहीं आता है। इनका काम रिसर्च को बेचना नहीं है, इनका काम मेडिसिन को बेचना है। तो ये 50 करोड़ रुपए हमारी जो है वो हम अदर इनकम में अदर टाइप से लिखेंगे, मेन रिवेन्यू नहीं होगा। रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, मींस टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू, ये इन द इनकम स्टेटमेंट यही रिवेन्यू रिकॉग्निशन कहलाता है। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब कि हम रिवेन्यू को कब लिखें इनकम स्टेटमेंट, P&L में, ट्रेडिंग में। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन करें या ना करें ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टीज का आपस में एग्रीमेंट क्या हुआ। When uncertainties exist regarding the determination of amount, it may influence the timing of revenue recognition. मान लिया हमने किसी को माल बेचा और हमने कहा पैसे प्राइस अभी हमें मालूम नहीं है, अभी हम पहले पता करते हैं कि हमारा कितने में खरीदा। वो कई बार होता है, हमारा जानकार है, हमसे माल खरीदता रहता है, हमने उसे माल बेचा और प्राइस के लिए हमने कहा नया माल आया, अभी आप एकदम से आ गए, अभी तो हमने कुछ टैगिंग भी नहीं करी, आप ले जाओ, हम आपको बता दें। तो ऐसी सिचुएशन में जब अभी हमें यही नहीं पता वो कितने का है, तो हम रिवेन्यू रिकॉग्निशन का जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। हमें रिवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना है जब हमें पता हो कि वो कितने का है। रिवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द परफॉर्मेंस और कंडीशन इज सेटिस्फाइड। If at the time of rising of any claim, ultimate collection of revenue is not expected, revenue recognition should be postponed. मान लिया कोई हमसे सामान लेकर जा रहा है और यूज करते हुए या ले जाने के बाद कॉल करके कह रहा है कि ये तो हमने मांगा ही नहीं था, आपने ये दिया, मैंने ब्लैक कलर मांगा था, आपने ब्राउन दे दिया। हमने मतलब अगर हमें कभी भी ये लगता है किसी भी रीजन से कि भैया पैसा मिलने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है माली वापस आ जाए, हो सकता है पैसा ना मिले या कम करना पड़े, तो हमें रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने से बचना चाहिए। पहले सारी बातें पूरी हो जाए, डीलिंग हो जाए, पता चल जाए, तभी हमें रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। तो एक एक करके चीजों से रिलेटेड देखते हैं सेल ऑफ गुड्स और रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में, कि जब हम माल बेचें तो रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, कब हम माने कि हमारी एसेट बिक गई है। In a transaction involving the sale of goods, performance is regarded as being satisfied if, अगर हमारी कोई ट्रांजेक्शन सेल ऑफ गुड्स की है तो हम कब माने कि परफॉर्मेंस हो गई है, मतलब हमें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए रिवेन्यू। The seller of goods has transferred to the buyer the title to goods for a price, or all significant risk and reward of ownership have been transferred to the buyer. That is, the seller retains no control of the goods. जब कोई भी सामान बेचा जाता है, मान लिया मेरा कोई सामान है तो वो
उसका मैं ओनर हूं, उसका रिस्क और रिवार्ड दोनों मेरे। रिस्क और रिवार्ड का मतलब क्या हुआ? रिस्क रिवार्ड का मतलब अगर कोई नुकसान होगा तो भी मेरा है, फायदा होगा तो भी मेरा है। मेरे पास कोई जमीन है, उसके रेट कम होंगे तो नुकसान मेरा है, रेट बढ़ेंगे तो फायदा भी मेरा ही है, तो वो मेरा है। लेकिन अगर मैंने किसी को बेच दिया और सारा रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, इट मीन्स अब मैं उसका ओनर ही नहीं हूं, ओनर ही नहीं हूं मैं उसका। तो हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, हम उसको जैसा चाहें वैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लिया मेरे पास एक कार है पुरानी, मैंने बेच दिया आपको, आप मेरे घर के पास ही रहते हैं। अब मैं आपसे ये जाकर ये थोड़ी ना कह सकता हूँ कि आप ऐसे चलाओ, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो। भैया आप कहोगे बेच दिया, अब आपका क्या मतलब है, हम जो मर्जी करें। तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया। नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं है पैसा मिलने के बारे में या अमाउंट के बारे में कि अमाउंट कितना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। द बेसिक प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन to recognize the revenue from sale of goods is that the seller has transferred the property in goods to the buyer for a consideration. पैसे कंसिडरेशन के बदले में अगर मैंने रिकॉग्नाइज रिवेन्यू को मैं कब रिकॉग्नाइज करूंगा, जब मैंने ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप और कंसिडरेशन के बदले में। दैट इज there is a transfer of significant risk and reward of ownership to the buyer. However, sometimes the parties may agree that the risk will pass at a time other than the pass of other time the time of passing of ownership. With reference to revenue recognition in case of sale of goods, the following points are worth noting. हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट है, गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी एंड ऑन हैंड बट डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट। मान लिया आपने मेरे से कुछ सामान ऑर्डर किया, मैंने सामान बना लिया या अरेंज कर लिया। अगर मैं ट्रेडर हूँ, खरीद कर मैंने अरेंज कर लिया। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैंने बना लिया, पैक कर लिया, डिलीवरी के लिए तैयार है। डिलीवरी का टाइम था आज सुबह 10 बजे, 10 बजे मैंने तैयार कर लिया, फोन करा, आपने कहा हम फंसे हैं कहीं, शाम को 5 बजे आ जाए। कोई अनसर्टेनिटी नहीं है पैसा मिलने से रिलेटेड, किसी चीज की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो हम 10 बजे भी सेल की एंट्री बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते अगर वो आइडेंटिफाइड है गुड्स और रेडी है डिलीवरी के लिए। तो when goods are to delivered subject to condition of cash on delivery, मान लिया आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और कैश ऑन डिलीवरी है, तो जब ऑर्डर किया आपने, मान लिया आज ऑर्डर करा और मेरे पास ऑर्डर आ गया, मैंने ऑर्डर तैयार कर लिया, इज रेडी फॉर डिलीवरी, बट मैं इसे रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे कैश नहीं मिल जाए, क्योंकि है कैश ऑन डिलीवरी। और कैश ऑन डिलीवरी में बहुत बार कस्टमर क्या करता है, सामान मंगा लेता है, पैसा नहीं देता और सामान वापस आ जाता है। तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा, हमारा एजेंट या कोरियर सर्विस वाला जब माल डिलीवर करके पैसा ले लेगा, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी हम उसको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसे सील मार लेंगे। इट मींस कि जब हम माल बेचेंगे तो उस समय हमारा बेचते हुए सेल नहीं माना जाएगा, जब कैश मिलेगा मिले तब माना जाएगा। मतलब कैश ऑन डिलीवरी में कैश बेसिस पे सेल को एज्यूम, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर। अप्रूवल बेसिस, मान लिया मैंने आपको सामान दिया और अप्रूवल बेसिस पर दिया, आपने कहा 1 हफ्ते में हम बताएंगे, तो जब आप अप्रूव करेंगे तभी मैं उसको सेल मानूंगा, या आपको मैंने कहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप बता दो, नहीं तो आपका ही माल है फिर वापसी नहीं होगा। 1 हफ्ता निकल गया तो मैं उसे रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज। कंसाइनमेंट सेल, कंसाइनमेंट में क्या होता है, मान लिया आप मेरे कंसाइनी है और मैं कंसाइनर हूं, मैं आपको सामान देता हूं और आप उस सामान को बेचते हैं, बदले में आपको कमीशन मिलता है, तो इसे कंसाइनमेंट सेल बोलते हैं। तो जब सामान मैं आपको दूंगा ये सेल नहीं है, ये मेरली स्टॉक ट्रांसफर है। उसका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल जो माल अभी आज मेरे पास था वो आपके पास रखा है, जब माल आपके पास आया सेल नहीं हुई, क्योंकि आप मेरे हिसाब से मेरे ब्याह पर बेचोगे, तो जब ये किसी थर्ड पर्सन को आप बेचोगे तब उसे सेल माना जाए। ठीक है, तो इसे सेल कब माना जाएगा, जब आप इसे आगे बेचोगे। क्लियर?
अनलिमिटेड पीरियड ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, हमने लाइफ टाइम वारंटी दे रखी, पूरी जिंदगी में कभी भी सामान खराब हुआ आप वापस दे जाओ। टपरवेयर वगैरह कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो प्लास्टिक का सामान देते हैं और उस पर गारंटी दे देते हैं। अब होता क्या है कि आपने कोई सामान खरीदा और 5-10 साल चल गया। अब 5-10 साल चलने के बाद अगर वो किसी वजह से खराब हो गया तो कौन ही बदलने जाएगा, किससे खरीदा, कहाँ कब खरीदा, क्या है, तो वो तो कोई आइडिया नहीं है। फिर भी अगर वो हो सकता है कई बार चेंज हो। ऐसे ही पता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में मैं आपको बताता हूँ बड़े मजे की बात। ये जो इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह होते हैं, तो हम जब खरीदने के लिए जाते हैं, घर बनता है, खरीदते हैं, डिजाइन पसंद करते हैं, ब्रांडेड पसंद करते हैं, 10 साल की गारंटी वारंटी सब कुछ। कि मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, 10 साल क्या, साल 2 साल 3 साल में भी जब कुछ खराब होता है हम क्या करते हैं, मैकेनिक को कॉल करते हैं, इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो देखेगा, अच्छा जी वो नया पीस लाएगा और बदल देगा और पैसे ले लेगा। हम कहाँ उसका वो कहेगा बिल, ये हम कभी अगर इसको गारंटी में बदलवाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकाल करके वो दुकानदार के पास जाएंगे, वो कहेगा कि अभी बदल कर आएगा 10 दिन, तो ये क्या करेंगे उसको। पता क्या है, कंपनी भी बहुत तेज है, उन्हें पता प्रैक्टिकली ये चेंज होने आएगा ही नहीं, तो वो क्या करते हैं 5-5 7-7 10-10 साल की गारंटी तो दे देते हैं, लेकिन वो कभी वापस आता नहीं है। इवन कई बार ये होता है, सीएफएल एलईडी बल्ब है, 1-2 साल की गारंटी आती है, वो लगा है टंगा हमारे घर में, सोइयों बल्ब इधर उधर लग रहे हैं। अब कोई हो गया, फ्यूज हो गया, अब कौन चढ़ेगा उसे चेंज करके कर लेगा, चलो लगा है, जब देखा आलस के मारे कभी देखा चलो भैया बहुत जरूरी है, तो अब हम क्या करते हैं, जनरली पहले खरीद कर लाते हैं फिर उसको चेंज कर लेते हैं। चलो हमने ज्यादा समझदारी दिखाई, पहले उसको उतारा, नीचे देखा तो उसमें देखा अच्छा डेट ही 1-2 महीना पहले निकल गई, और 3 महीने से खराब है, लेकिन अभी पिछले महीने ही या 10 दिन पहले या 2 दिन पहले ही एक्सपायर हुई है, डेट निकली। तो ऐसा बहुत सारा होता है, गारंटी देते हैं उसमें आते कितने हैं, 1-2-3%, ज्यादा नहीं आते जब तक कि माल बिल्कुल ही खराब ना हो। तो अनलिमिटेड टाइम दिया है, तो अब ये थोड़ी ना है कि हमने 10 साल का टाइम किया है तो 10 साल तक के हम सेल ही मानेंगे, हम इसको सेल उसी समय मान लेंगे। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से उस पर जितना माल वापस आता है उतने लॉस के लिए एक प्रोविजन बना लेंगे, प्रोविजन फॉर रिटर्न या प्रोविजन फॉर गारंटी, ऐसा कुछ प्रोविजन बना लेंगे कि इतना नुकसान होगा। अब हायर परचेज सेल या इंस्टॉलमेंट बेसिस पर जब सेल होती है, तो अब लीगली तो ओनरशिप दो तरीके का होता है, एक इंस्टॉलमेंट सेल होती है, एक हायर परचेज हायर सेल्स होती है। हायर सेल्स या हायर परचेज सिस्टम में क्या रहता है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हैं जब आप ओनर बनते हैं, इंस्टॉलमेंट परचेज में हाथों हाथ ओनर बन जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, अकाउंटिंग हम करते हैं तो इसमें एक पढ़ते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म नाम का प्रिंसिपल कंसेप्ट, कन्वेंशन में हम पढ़ते हैं कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है अकाउंटिंग हम करते हुए एक्चुअल सिचुएशन देखते हैं, ना कि लीगल सिचुएशन। तो मैंने आपको कार बेची, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, लीगल आप ओनर नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में तो आप ही ओनर चला रहे हो, डाउन पेमेंट दे दिया, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप ही, तो ये थोड़ी ना कहता कोई कि कार लाए 5 साल का लोन है, 5 साल बाद ही हम ओनर बनेंगे, तो ओनर तो आप पहले दिन से हो। तो क्या करें, रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए ना। तो रिवेन्यू फ्रॉम सेल रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल, लेकिन इंटरेस्ट हम सारा का सारा तभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट तो ड्यू बेसिस पे जब जब ड्यू होगा तब तब रिकॉग्नाइज करेंगे, वो भी ड्यू बेसिस पे तब जब हमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है पैसा मिलेगा या नहीं, और अगर हमें अनसर्टेनिटी है तो उसे भी हम पोस्टपोन कर देंगे। गुड्स नॉट इन स्टॉक और स्पेशल गुड्स सेल, क्या होता है कि आप आए मेरे पास, मेरी मिठाई की दुकान है, और आपने कहा कि आपको 50 किलो लड्डू चाहिए। कभी इतने लड्डू तो नहीं है, आपने कहा हाँ हमें अभी नहीं चाहिए, हमें नेक्स्ट वीक संडे को चाहिए सुबह 9 बजे। ठीक है जी, आपसे एडवांस ले लिया, सैटरडे इवनिंग तक 50 किलो लड्डू बना दिए। अब रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए, जब डिलीवरी के लिए रेडी है। तो अब हमें पता है कल सुबह 9 बजे आएंगे ना, कल सुबह 9 बजे जब हम डिलीवरी के लिए उसे रेडी कर लेंगे तो हम उसे सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए वरना नहीं करेंगे।
इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू एन एजेंट, एजेंट को दिया, वो आगे बेचेगा, तो जब तक वो बेचेगा नहीं, जब तक आगे थर्ड पार्टी को बेचेगा नहीं, जब तक रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज हम नहीं कर सकते, जस्ट लाइक कंसाइनमेंट सेल। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन, revenue be recognized on basis of sale value of item delivered and total sale volume of all item covered by the subscription। ये क्या है? मान लिया आपने एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने क्या करा, 1 जुलाई 2024 को 12 मंथ के लिए, एक साल के लिए आपने मैगजीन का सब्सक्रिप्शन की पेमेंट करी 1200 रुपए। मैगजीन पे एमआरपी 125 रुपए है, लेकिन 1200 रुपए में पूरे साल हर महीना आपको दी जाएगी। तो इस साल 24-25 वाले साल में आपके पास 9 डिलीवरी होंगी मैगजीन की, और 3 अगले सालों। तो 9 इंटू 100, 900 हो गया, तो 900 इस साल की सेल मानी जानी चाहिए और 300 रुपए अगले साल की सेल मानी जानी चाहिए। समझ में आती है? ये है पब्लिकेशन से रिलेटेड। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करें? कोई डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट जो पहले ही लेस हो, हम याद करिए ट्रेड डिस्काउंट को सेल में से लेस कर देते हैं, तो इसका मतलब हम उसको रिवेन्यू में से माइनस कर रहे हैं। या वॉल्यूम डिस्काउंट, ज्यादा माल खरीदने पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने लिखा है कि भैया एक खरीदने पे 20%, 2 पीस खरीदने पे 30%, और 3 या उससे ज्यादा खरीदने पे 50% का डिस्काउंट मिले, तो ये सेल वैल्यू में से लेस हो जाएगा। सेल रीपर्चेज एग्रीमेंट, मैंने आपको सामान बेचा, फिर वापसी खरीदने के लिए भी एग्रीमेंट कर लिया। तो इन केस द सेलर एग्रीज टू रीपर्चेज द गुड्स एज ए लेटर डेट, दिस बिकम मोर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन and not a transaction of sale. In this case, the amount received from the buyer of goods is not in the nature of revenue and need not to be taken into P&L. वैसे भी इस केस में हमने AS 19 में भी पढ़ा था कि जो लीज है, हमने बेचा फिर वापसी लिया, तो वो परचेज रीपरचेज जो है वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज है, उस हिसाब से हम काफी चीजें देखते हैं। तो हम कंडीशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, जैसे डिलीवरी डिले हुई है बायर के रिक्वेस्ट पर, बायर ने कहा है कि वो बाद में उठा लेगा, लेकिन बिलिंग हो गई और उसने एक्सेप्ट कर ली। तो जब बायर ने खुद ही मना करा है और बिलिंग एक्सेप्ट कर ली है ना, तो ऐसी सिचुएशन में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया है और ये सेल को कंप्लीट माना जाना चाहिए, है ना। इवन फिजिकल पोजीशन अभी भी सेलर के पास है, लेकिन अगर माल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसी और को नहीं बेचा जा सकता है, और बायर के रिक्वेस्ट पे ही डिलीवरी डिले हुई है, गुड्स रेडी है डिलीवर करने के लिए, तो आप उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, XY लिमिटेड ने सेल किया गुड्स 50 लाख का 20 फरवरी 2021 को एबी लिमिटेड को। एबी लिमिटेड के पास जगह नहीं है रखने के लिए, एबी लिमिटेड ने XY से कहा है कि माल को अभी अपने पास ही रखो और बजाय 20 फरवरी के 15 मार्च को ये माल डिलीवर करो, लेकिन सबको ट्रांसफर हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में गुड्स जो डिले हुए हैं बायर के रिक्वेस्ट पर हुए, तो हमें 20 फरवरी को ही सेल की एंट्री बना देनी चाहिए। और ये जो माल हमारे पास रखा है इसे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक हमारा नहीं है, ये कस्टमर का है। ठीक है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जैसा हमने बात करी, जब अप्रूवल बेसिस पर हम दे रहे हैं, तो जब बायर उसे ओके करेगा तभी हम उसे मानेंगे, या फिर जब टाइम पीरियड हमने अलाउ करा है वो टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा तो हम उसे। एग्जाम्पल नंबर 5, मिस्टर XY सेल्स गुड्स वर्थ 5 लाख ऑन 30 मार्च, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और 3 महीने का टाइम दिया है। ठीक है। XY कैन नॉट रीजनेबली डिटरमाइन वेदर FT will give the acceptance of goods before the expiry of 3 months। तो 30 मार्च को हमने दिया है, तो नो डाउट 31 मार्च को हमारे स्टॉक के अंदर ये माल होगा नहीं, और हमने 30 मार्च को सेल की एंट्री बना दी होगी, बट 31 मार्च को हमें रिवर्स एंट्री सेल की बनानी पड़ेगी, और ये माल हमारे पास नहीं है, तो अभी हमें इसे स्टॉक के अंदर लेना पड़ेगा, तो इसे रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। गुड्स सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन, मान लिया हमने सामान दिया, आप मेरी शॉप पर आए और मेरी शॉप है फर्नीचर की,
और आपने कहा कि हमारे रूम का ये साइज है और हमें वहां पर साइड में कुछ ये भी रखा वो रखा, हमें एक सोफा चाहिए जो इस जगह फिट हो जाए, सोफा या बेड या कुछ भी चीज है। हमने उन्हें सजेस्ट कर दिया, हमने कहा अगर नहीं हुआ ये फिट तो हम वापस कर दें, क्योंकि अगर ये रूम में फिट नहीं हो रहा तो हमारे लिए तो बेकार है ना ये। तो गुड्स सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन इंस्टॉलेशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब तक वो पक्का नहीं हो जाएगा, जब तक हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मान लिया इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है और जब तक इंस्टॉलेशन सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती हम उसको नहीं मानेंगे सेल हुआ है। अगर इंस्टॉलेशन सिंपल है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, आप प्लग लगाएंगे और चालू हो जाएगी, तो इनके लिए हम इंस्टॉलेशन तक का इंतजार नहीं करेंगे, वहां पर हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां पर थोड़ा सा मुश्किल है इंस्टॉलेशन और कई बार माल वापस भी आ जाता है क्योंकि इंस्टॉलेशन वहां हो नहीं पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको जब तक फाइनल ओके नहीं होगा, जब तक हम उसको नहीं करेंगे, सेल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। Sale and repurchase agreement. Such agreements are considered to be financing arrangement and no sale can be recognized. Instead, a borrowing should be recognized in the books of seller. जैसे कि ए ने बी को माल बेचा, ये बोला है, मान लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, और फिर बी ने वापसी खरीद लिया उसे या आपस में खरीदेगा, तो इसे हम सेल परचेज की ट्रांजैक्शन ना मानते हुए हम इसको बोरोइंग के तरीके से मानेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, ताकि हमें कुछ समझ में आ पाए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ऑन 1st January 21, मेसर्स केजे सेल्स गुड्स एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 5 लाख टू टीएच एट द टाइम ऑफ सेल। जो सेलर है उसने कहा कि हम इसे रीपरचेज कर लेंगे ऑन 31st मार्च, जनवरी में बेच रहे हैं और 31st मार्च को इसे फिर से खरीद लेंगे 6 लाख रुपए। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, सिक्योरिटी रख दिया है गुड्स की, और फिर 6 लाख रुपए देकर 1 लाख का ब्याज देकर सामान वापस ले लेंगे। ऐसा भी तो लग रहा है, क्योंकि कोई सामान बेच के वापस क्यों खरीदेगा, और वो भी महंगा। तो जब हम माल बेच रहे हैं 5 लाख रुपए में, तो सेल की जगह लोन लेने की एंट्री बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, और 31 मार्च को 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ड्यू करना चाहिए हमें, और फिर रीपेमेंट की एंट्री बना। तो बजाय हम लोग इसको सेल और रीपरचेज की एंट्री बनाए, इसको हमें लोन देने की एंट्री बनाना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 1, E Limited entered into agreement with F Limited for sale of goods costing 8 lakh at a profit of 20% on cost। इसका मतलब 8 लाख का 20%, 1,60,000, तो 9,60,000 रुपए में बेचने का तय हो गया। सेल ट्रांजेक्शन 1 Feb को हो रही है। ऑन द सेम डे एक और एग्रीमेंट किया है कि एफ मतलब जो परचेजर है वो वापस से इसे रीसेल करेगा ई को 10,80,000 रुपए में 1 अगस्त को। ये तो भैया लोन वाली ट्रांजेक्शन मानी जानी चाहिए। स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन 31st March, द प्री डिटरमाइंड रीसेलिंग प्राइस कवर द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ एफ लिमिटेड, गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग। तो ये तो बात तय है कि जब हम ये सामान बेच रहे हैं 1 Feb को, बुक्स ऑफ ई लिमिटेड, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 9,60,000 रुपए आ रहे हैं ना, 8 लाख रुपए प्लस 20%, तो 9,60,000 रुपए आ रहे हैं हमारे पास। और इसे किस चीज के लिए माना जाएगा? लोन फ्रॉम एफ लिमिट। तो हमने माना कि हमने लोन लिया है, ठीक है।
1 अगस्त को हम 10,80,000 रुपए वापस देंगे, मतलब 2,80,000 रुपए वापस देंगे, लेकिन उससे पहले 31 मार्च आ जाएगा ईयर एंड। तो इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एफ लिमिटेड। अब देखो जो टोटल लोन है वो कितने का है, 9,60,000 से लेके 10,80,000, तो टोटल फर्क है 1,20,000 रुपए का। और 1,20,000 रुपए कितने महीने का इंटरेस्ट है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने का, क्योंकि 1 अगस्त को वापस देना है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट है 1,20,000, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 20,000 रुपए। और हमारा फरवरी और मार्च 2 महीना निकला, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए 2 महीने का इंटरेस्ट है जो हमने ड्यू कर दिया। ठीक है, अब पेमेंट करने की एंट्री, जब पेमेंट तो होगी नहीं, पेमेंट अभी तो नहीं होगी, अगले साल होगी, और इसे ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़े अगर ये बात समझ में आ गई है तो। ट्रेड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट तो माइनस हो जाता है सेल प्राइस करते हुए। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम डिस्काउंट रिसीव्ड आर नॉट passed within the definition of revenue since they represent a reduction of cost. Trade discount and volume rebate given should be deducted in determining, इसे माइनस करना चाहिए हमें। सी लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी फॉर 40 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट है। द एक्सपोर्ट ऑर्डर वाज कैंसिल्ड। सी लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द सेम गुड्स इन लोकल मार्केट विद डिस्काउंट। तो उन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया। तो 40 करोड़ का 15% 3 करोड़ रुपए होता है, तो हम सेल को ही 34 करोड़ मानेंगे, है ना। एज पर AS9 ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट हमारी डेफिनेशन में नहीं आता रेवेन्यू की, तो हमें इसे रेवेन्यू में से लेस करना चाहिए। लेकिन अगर हम प्राइस दे रहे हैं, यहाँ पर अलग है, सेल द गुड्स इन द लोकल मार्केट विद प्राइस डिस्काउंट। डी लिमिटेड वाज रिक्वेस्टेड टू ऑफर a price discount of 15%. Director of D Limited want to adjust the selling price to the extent of this discount. अब देखो हमने 40 करोड़ रुपए में ये माल बेचना था, किसी वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया, ये माल हमारे जिम में आया हुआ है, और अगर हम उसे किसी के ऑफर पर बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं तो मजबूरी वाला डिस्काउंट होता है, जो हम अपनी इच्छा से नहीं दे रहे, दूसरे को इसलिए दे रहे हैं माल खराब ना हो जाए या क्या है। तो ये लिखा 15% का जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, ये नॉर्मली हम डिस्काउंट नहीं देते। Hence it cannot be treated in the nature of normal discount and selling price में से deduction कर दे। The better alternate to treat the amount as bad debts and therefore the contention of director are not correct। तो ये डी लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो सोच रहे हैं कि हम सेलिंग प्राइस को कम कर दें। देखो एक माल है हमारा, किसी वजह से नहीं गया, वो खराब हो जाएगा, चोरी खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो हम उसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको हम नो डाउट सेल पर डिस्काउंट भी मान सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। हम कहेंगे डिस्काउंट है, ऐसा नॉर्मली होता रहता है बिजनेस में, कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो सस्ते में कहीं और निकाल देते हैं। लेकिन हम चाहें ऑल्टरनेटिवली इसको डिस्काउंट ना मानते हुए अलग से अलाउंस मानते हुए, मतलब बेडर्स मान सकते हैं लेकिन बेडर्स ना भी माने, तो हमारा डिस्काउंट एक होता है ट्रेड, एक कैश डिस्काउंट, एक होता है अलाउंस या रिबेट। माल में कोई दिक्कत होती है तो हम डिस्काउंट दे देते हैं, वो P&L के डेबिट में आता है। यहाँ सेंस ये है कि सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट को लेस ना किया जाए, मतलब जीपी पे इफेक्ट ना आए, क्योंकि नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है, P&L में इफेक्ट है नेट, तो वो वाला सेंस है। दोनों ही ट्रीटमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैश डिस्काउंट, याद ही आपको, कैश डिस्काउंट हम P&L अकाउंट में लिखते हैं, जल्दी पैसा मिल जाए उसके लिए हम डिस्काउंट देते हैं।
तो डेफिनेशन रिवेन्यू की जो है वो है रिप्रेजेंट द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम सेल और सर्विसेज। कैश डिस्काउंट शुड नॉट बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू, क्योंकि ये रिवेन्यू का पार्ट नहीं माना जाता है। हमने इंटरेस्ट वगैरह बोला था कि हमारी रिसोर्सेज को कोई यूज कर रहा है, अर्ली पेमेंट के लिए हमने कैश डिस्काउंट दिया है, तो ये हम एक्सपेंस की तरह मानेंगे, ना कि हम इसे सेल में से लेस करेंगे। और यही करते हैं, P&L में कैश डिस्काउंट अलग से खर्चा या इनकम में लिखते हैं। कंसाइनमेंट सेल, जब तक थर्ड पार्टी को माल नहीं बिकेगा जब तक हम इसे सेल नहीं मानेंगे, ये तो स्टॉक ट्रांसफर है। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा है तो ये क्या है, स्टॉक ट्रांसफर। तो हम इसको रिवेन्यू नहीं मान सकते, सेल नहीं मान सकते। इलस्ट्रेशन नंबर 3, in the year 21-22 XYZ supplied goods on the consignment basis to ABC, a retail outlet worth rupees 10 lakh। तो XYZ ने सप्लाई किया कंसाइनमेंट पे 10 लाख का माल। ABC मतलब जो कंसाइनी है, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया है, कंसाइनर है XYZ, कंसाइनी है ABC, ABC कमीशन एजेंट है, कमीशन बेसिस पे ये माल बेचेगा, जिसे हम कंसाइनमेंट बेसिस पे बोलते हैं, तो कंसाइनी बोलते थे। तो ABC को तभी पैसा मिलेगा कमीशन वगैरह जब वो थर्ड पार्टी को माल भेज देगा, और अगर माल नहीं बिका तो ये वापस कर देगा माल उसको। होता क्या है, मान लिया मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और मैं चाहता हूँ उसको अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में बेचा जाए, तो एक तरीका तो ये है कि मैं अलग अलग जगह अपनी ब्रांच खोलूं, जो बहुत महंगा होता है। तो सपोज मैंने टायर बनाने की फैक्ट्री है और टायर बनाए हैं, तो मैं दुकानदारों पे गया अलग अलग और मैंने कहा कि आप हमारी कंपनी का टायर बेचिए। उन्होंने कहा भैया जगह नहीं है, पैसा नहीं है, हम नहीं ले। तो आप रख लो, बिकेगा तो आप कमीशन ले लेना, नहीं तो वापस दे देना। अब किसी को फ्री फंड में माल रखने को मिल रहा है तो उसे और क्या चाहिए, फिर वो हमारा माल तभी बिकना शुरू होगा। तो नई कंपनी को ये सारा काम करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग द ईयर एबीसी ने 5.5 लाख का माल बेच दिया है, बाकी का नहीं बिका है, तो हमें 5.5 लाख की ही रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जो नहीं बचा है वो हमारा स्टॉक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेल आर रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज ऑर्डर इज रिसीव्ड। क्या ये बात सही है? हम सेल को ऑर्डर मिलते ही नहीं करते हैं। अगर हमारा स्पेशल माल बन रहा है तो जब तक माल बन के तैयार होके ऑर्डर के लिए डिलीवरी नहीं होगी और कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी और रिवेन्यू जो सेलिंग प्राइस है उसका पता लगाया जा सकता है, तभी सेल माल है। और अगर मान लिया माल है डिलीवरी के लिए तैयार है, अलग कर दिया है, बायर के रिक्वेस्ट पे मना करा, तो भी हम उसे मान लेंगे। लेकिन यहाँ तो सेल ऑर्डर मिलने पे थोड़ी ना एकदम सेल मान लें। इंटर डिविजनल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड है सेल। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को माल दिया तो ये हमारी सेल कभी भी नहीं होती है। सेल तब होती है जब थर्ड पार्टी को ट्रांसफर होता है, तो ये सेल नहीं है, सही बात नहीं है, सेल नहीं लेना चाहिए। सेल ऑफ टीवी मेड subject to installation of antenna is recognized as soon as the goods are dispatched from the shop। देखिए, जब हमने कंडीशन लगाई है कि एंटीना हम इंस्टॉल करके देंगे, तो जब तक एंटीना इंस्टॉल ना हो जाए और कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो, जब तक हम सेल नहीं मान। ठीक है, तो ये बात सही है कि जब हम कोई कंडीशन होती है तो जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी उसको सेल या रिवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। एजेंसी में क्या होता है, मैंने आपको सामान दिया, आप मेरे बिहाफ पर सामान को बेचोगे और बदले में आपको सैलरी मिल जाएगी, अगर कई बार या कमीशन वगैरह मिल जाए। तो यहाँ प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप हमें समझने की जरूरत है कि हम कब सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे। की प्रिंसिपल इज वेदर द सेल ट्रांजेक्शन इज मेड बाय एन एंटिटी ऑन इट्स ओन और ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, वेदर द रिस्क एंड रिवार्ड पर्टेनिंग टू गुड्स और सर्विस आर विद द एंटिटी और समवन एल्स, ये बात डिसाइड करें। मान लिया एजेंट है, उसने हमें पैसा देके खरीद ही लिया अपने हिसाब से, वो कितने में बेचा अब हमें पता नहीं, उसने हमें सेलिंग प्राइस पहले दे दी, तो ये तो हमें तभी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आगे बेचता है और कमीशन या पैसा तभी देता है जब वो बिकेगा,
तो वो हमारा सेल ही नहीं है जब तक थर्ड पार्टी को माल ना बिके. When another party is involved in providing goods or service to a customer, the entity shall determine whether it has an obligation to sell or provide the specified goods or service itself, or to arrange these goods or services to be sold or provided by other party. The entity is agent. वही बात देखिए जो मैंने बताया था कि सीधा सीधा हमारे भी यहाँ पर बेच रहा है या वो हमसे खरीद कर आगे बेच रहा है ना. जैसे आप सेकंड हैंड सामान बेचते हैं, कई बार कार स्कूटर बहुत मार्केट है ओल्ड की, तो कई बार क्या होता है दुकानदार मेरे से सामान खरीद कर अपने आप रख रहा है और अपने आप बेच रहा है, और एक है कि मैंने वहां सामान रख दिया और जब वो बिकेगा तो वो पैसा मेरे को मिलेगा, मैं उसे कमीशन दूंगा, तो दोनों अलग अलग बात है ना. तो जिगाटो रन से फूड डिलीवरी बिजनेस जैसे जोमेटो है. As per the arrangement, Zigato allows customer to order for food from local restaurants and is responsible the delivery of the food within जो भी टाइम डिसाइड हुआ उसमें ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर इट कलेक्ट्स द मनी ऑन ऑर्डर मेड ऑनलाइन एज अंडर. तो टोटल इन्होंने 200 लाख रुपए का माल का पैसा मिला, डिलीवरी चार्जेस 60 लाख हुए हैं, जीएसटी 40 लाख है, टोटल इन्होंने 300 लाख रुपए की सेल करी. Zigato has received 300 lakh for above order from customer and the order were delivered to the customer. How much revenue should be recognized by restaurant and how much revenue should be recognized by Zigato? अब जो रेस्टोरेंट है उसकी भी तो सेल है या उसकी सेल ही नहीं है? सेल तो उसकी भी है और कुछ इसकी भी है, ये डिलीवरी कर रहे हैं. अब डिलीवरी कर रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है पैसा तो यही लेते हैं, इन्हीं के थ्रू माल बिका है. तो रिस्क और रिवार्ड एसोसिएटेड विद द फूड आइटम आर नॉट विद Zigato. देखो होता क्या है, जोमेटो या जिगाटो जो भी है, ऑर्डर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा बीकानेर वाला से. अब क्या होता है बीकानेर वाला से आपने ऑर्डर करा जोमेटो या किसी के थ्रू, तो पेमेंट आपने कर दी, पेमेंट वहीं पहुंच जाती है बाद में, और बीच में मीडिएटर कौन है? जिगाटो यहाँ पर जो सामान देते हैं. व्हेन ए कस्टमर हैज ऑर्डर्ड ए फूड आइटम whether the item will be prepared or not is the responsibility of the restaurant, not the Zigato. Similarly, the responsible to deliver the food item with Zigato and the restaurant does not undertake responsibility for the same. तो रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी नहीं है माल सप्लाई करना, लेकिन Zigato की जिम्मेदारी नहीं है कि माल बनाना ना. Therefore, the restaurant undertakes the principal responsibility to prepare the food and ensure its quality. Zigato का काम रेस्पॉन्सिबिलिटी है केवल डिलीवरी का. जिगाटो एक एजेंट की तरह काम कर. क्यों एजेंट की तरह काम कर रहा है? क्योंकि जिगाटो ने रेस्टोरेंट से खरीदा नहीं है. अगर जिगाटो अगर मान लिया माल लेट हो रहा है या सही नहीं बना या कुछ है और नुकसान जिगाटो का होगा, तो वो एजेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल बेसिस पर खरीद कर दे रहा है. लेकिन यहाँ तो डिलीवरी कर रहा है एजेंट की तरह पर, वहां से उठाकर वहां दे रहा है. तो जिगाटो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है. Hence, it can only recognize revenue relating to that activity. The revenue for Zigato is 60 lakh, whereas the revenue for restaurant will be 100 lakh. तो ये अलग अलग है डिलीवरी चार्जेस Zigato के. It may be noted that GST of 40 lakh is a liability payable to government, hence it does not form part of revenue. तो जो थर्ड पार्टी को गवर्नमेंट को देना है वो रेवेन्यू नहीं है. रेवेन्यू क्या है? जो हमारी जेब में जा रहा है. तो एजेंसी रिलेशनशिप में यहाँ लिखा है व्हेन अनदर पार्टी इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, द एंटिटी शैल डिटरमाइन वेदर इट हैज एन ऑब्लिगेशन टू सेल or provide the specified goods or services itself or to arrange those goods or services to be sold provided by other party. थोड़ा सा यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना. एग्जाम्पल नंबर 6. ट्रिप डील एक वेबसाइट है that allows people to book airline tickets. आप
एयरलाइन टिकट बुक कराते हैं, जैसे पेटीएम के थ्रू आप मूवी टिकट बुक कराते हैं, हाँ? आप मूवी टिकट बुक करा रहे हैं बुक माई शो से, पेटीएम से, वही ये है। एज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस इट एग्रीज टू बाय 100 टिकट्स फ्रॉम एन एयरलाइन ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड रीसेल दोज टिकट टू कस्टमर। अब ये एजेंट नहीं है, इन्हें खुद खरीद ली और आगे बेच रहा है, तो एजेंट नहीं है। However, trip deal bears the loss for any unsold tickets. जो नहीं बिकेगी उसका नुकसान नहीं उठाया था। In the above example, risk and reward relating to ticket are borne by trip deal. Hence, sale made for the ticket will be fully recognized as part of its revenue. Any unsold ticket which charges a loss by the entity. तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमारी दो सेल हैं। पहली सेल है जो एयरलाइन ने ट्रिप डील को दी है, तो वो सेल मान लेंगे। और ट्रिप डील की परचेजेस है, ट्रिप डील कब उसे सेल मानेंगे, जब उन्हें आगे पैसा मिल जाएगा। तो ये वो वाला केस नहीं है जो पेटीएम कर रहा है। आप पेटीएम के थ्रू मूवी टिकट खरीदते हैं, तो वो पेटीएम ने खुद खरीद के नहीं रखी हुई, वो आप खुद ही खरीदती, बीच में वो मीडिएटर है बस, तो वो एजेंट की तरह काम कर। अब ये तो सारा गुड्स और सर्विसेज की बात थी। अब हम बात करते हैं कि अगर सर्विसेज होंगी तो सर्विस के केस में हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा इन केस ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज के केस में रिवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब सर्विस हमने परफॉर्म कर दी है। इफ द सर्विस आर परफॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। मान लिया कोई सर्विस 1 मार्च को शुरू हुई और मार्च की 3 महीने के लिए हुई, तो कुछ 1 महीना मार्च में और 2 महीना अगले साल में काम हुआ। द परफॉर्मेंस में बी व्यूड ईदर अंडर द कंप्लीशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और अंडर द प्रोपोर्शनल कंप्लीशन मेथड। तो हम ये देख सकते हैं कि जब 3 महीने के बाद पूरा कंप्लीट काम होगा, उसी साल की सारी सेल मानी जाए। या हम ये भी कर सकते हैं कि 1 महीने की सेल इस साल की और 2 महीने की अगले साल। सच परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग सेटिस्फाइड व्हेन नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ये बात तो हमेशा की है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए पैसा मिलने के बारे में। लेकिन जब कभी हमारी सर्विस थोड़ी बेकार हो जाती है तो हमें बिल्कुल ही थोड़ा तैयार रहना चाहिए, पैसे कटेंगे, क्या हो सकता है पैसा हमें सही से ना मिले ना। In a completed service contract method, revenue is recognized when the sole or final or significant service is rendered and the service becomes chargeable. However, proportional completion is applicable when the agreement consists of execution of more than one act. The amount of revenue to be recognized in particular period depend on the total contract value, total period involved and number of acts. लेकिन केवल सर्विस अगर 3 महीना चल रही है तो टाइम के हिसाब से नहीं बांट सकते। ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट इवेंट है या मल्टीपल वर्क हो रहा है, तो उसकी कंप्लीशन के बेसिस पर। The revenue is recognized proportionally with reference to number of acts performed and total number of act के हिसाब से कितना काम हो गया, कितना टोटल काम होना है, वो हम देखेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एजेंसी कमीशन। जब हम एजेंट को कमीशन देते हैं तो एजेंट हमें सर्विस दे रहा है, तो revenue is recognized only when service is complete. Admission fee to special events. Revenue from sale of admission ticket be recognized when the event take place. If the fees relate to number of events, तो उसे हम सिस्टमेटिकली बेसिस पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जब इवेंट होगी एडमिशन फीस, रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एडमिशन टिकट, हमने जैसे किसी को कोई प्ले हो रहा है या कोई मैच है, तो मैच के लिए हमने टिकट बेचे हैं, तो जिस दिन मैच होगा उसी दिन हमें रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंट्रेंस या मेंबरशिप फीस आपने किसी क्लब में या जिम में, जैसे आप जिम वाले क्या करते हैं, आप जिम में जाते तो वो आपको सर्विस देते हैं ना, तो वो जब आप एंट्रेंस या मेंबरशिप फीस दे रहे हैं तो एनुअल मेंबरशिप को कब लेना चाहिए, जब वो पैसा मिल जाता। और एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करते हैं हम जनरली,
लेकिन जो मेंबरशिप फीस होती है एनुअल वगैरह, तो वो जब मिलती है तभी उसे इनकम मान लेना। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन revenue may be recognized when the service has been completed or service related to several act, तो उस प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कर देंगे। मान लिया मैंने आपको सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, मैंने आपको कोई लोन दिलवाया, उस पर कोई फाइल चार्जेस कमीशन है, तो वो सब जब हमें मिलेगा, इससे काम हो जाएगा तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इंस्टॉलेशन फी अगर ये सेलिंग प्राइस से अलग से चार्ज हो रही है तो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अगर कस्टमर इस इंस्टॉलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कमीशन, मैंने आपसे ऐड का पैसा लिया, तो ऐड कब आ रहे हैं टीवी में या अखबार में, कब छप रहे हैं, तो एजेंसी के केस में कमीशन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा पब्लिक के सामने, ठीक है, तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते। Illustration number 4a, comment on the following. Advertising commission is recognized as soon as advertisement is booked. बिल्कुल गलत है, ये तब नहीं होना चाहिए, बल्कि तब होना चाहिए जब वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा, पब्लिक के सामने आए। इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड विद रेलवे आर रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज द क्लेम इज फाइल्ड, ये भी ठीक नहीं है। पहली बात तो जब हम पक्का ना हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, जब पक्का होता है तभी हम लेते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट कमीशन को तो तभी लेंगे जब वो पब्लिक के सामने आएगा, और इंश्योरेंस क्लेम तब हम लिखेंगे जब हमें पक्का होगा कि वो पैसा मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है। कंप्लीटेड सर्विस मेथड, ये तब है जब हम पूरा कंप्लीट होने के बाद ही से रिकॉग्नाइज करेंगे। और प्रोपोर्शनल कंप्लीशन मेथड क्या है कि हम बीच बीच में ही माइलस्टोन के हिसाब से करते रहेंगे, रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ए लिमिटेड ने स्टार्ट किया कंसल्टेंसी एक्स असाइनमेंट ऑन ए कंसल्टेंसी असाइनमेंट वैल्यूड एट 20 लाख ऑन 1 जनवरी 21। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट 3 years परसेंटेज ऑफ वर्क 20 60 100, इसका अंदर कुमुलेटिव बेसिस पर दिया हुआ है। कंडीशन रिवेन्यू रिकॉग्निशन की मेट होती है, फाइंड द रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज अंडर कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीट कब होगा ये? 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कब आएगा डेट? 1 जनवरी 24। ये ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर है या मतलब ये हमारा अगर कैलेंडर ईयर है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 2003 के एंड में हमारा ये ड्यू हो जाएगा, है ना। तो इन केस कंप्लीटेड ईयर तो एंटायर 20 लाख रुपीस हम लास्ट ईयर में लिख लेंगे, है ना। और अगर ये परसेंटेज कंप्लीशन है तो 20% पहले साल मतलब 4 लाख, फिर 20 से 60 और 60 से 100, इसका मतलब 20 से 60 में 40% है तो 8 लाख, और फिर 40% है तो 8 लाख। तो हमें अलग अलग रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अगर ये प्रोपोर्शनल मेथड है, कंप्लीटेड है, तो जब कंप्लीट होगा सारा का सारा हम तभी लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी तो नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की बात करते हैं, जैसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड इनकम है। तो इसमें क्या है कि interest for the use of cash or amount due to enterprise revenue is recognized on a time proportion basis। तो हम टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसी के हिसाब से ड्यू करना चाहिए, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज उसी हिसाब से करना चाहिए। रॉयल्टी की बात है तो रॉयल्टी हम रिकॉग्नाइज करेंगे ड्यू बेसिस पर, जो भी एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट कहता है कि हम जमीन में से कोयला निकाल रहे हैं तो जितना कोयला निकलेगा उस पर बेस्ड होगा, तो उस हिसाब से। अगर हम रॉयल्टी ले रहे हैं बुक्स पर, बुक्स बिकेंगी तो उस पर रॉयल्टी लेंगे, तो उस हिसाब से जैसा हमने डिसाइड किया। और डिविडेंड, तो डिविडेंड के केस में क्या होता है, कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करके फाइनली कहती है कि हम आपको देंगे, और जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती तब उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जब उसका राइट हो जाता है ओनर। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ अदर एंटरप्राइज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड हमें कब लिखना चाहिए? जब कोई अनसर्टेनिटी ना हो।
इलस्ट्रेशन नंबर 6, ZX एंटरप्राइजेस ने 100 लाख रुपए का एक्रूअल बेसिस पर इन्होंने लिखा है डिविडेंड म्यूचुअल फंड पर। डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड डिक्लेयर हुआ है 15 जून को और डिविडेंड प्रपोज हुआ था 10 अप्रैल को। देखो 15 जून को डिक्लेयर हुआ, उससे पहले तो हमारी कोई सर्टेनिटी है ही नहीं कि हमें मिलेगा, तो हमें 15 जून को कायदे से लिखना चाहिए, ना कि 31 मार्च को या 10 अप्रैल। तो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसे जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक राइट अप एस्टेब्लिश नहीं होता, तो राइट कब हुआ है, प्रपोजल हुआ है 10 अप्रैल को, लेकिन डिक्लेयर 15 जून को हुआ है, तो राइट टू रिसीव इज ऑन 15 जून, तभी हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो 15 जून 21 को तो 100 लाख रुपीस का एक्रूअल बेसिस पर जो लिखा है वो सही नहीं है AS9 के हिसाब से। इलस्ट्रेशन नंबर 7, XY लिमिटेड यूज सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ X लिमिटेड, Y Limited use certain resources of X Limited. In return, X Limited received 10 lakh and 15 lakh as interest and royalty during the year 21-22. You are required to state whether on what basis revenue should be recognized. तो हमें पता है कि ये तो इंटरेस्ट तो टाइम बेसिस पर होता ही है, और जो रॉयल्टी है वो एग्रीमेंट में जो भी तय हुआ है। तो रेवेन्यू जो यूज बाय अनदर है इंटरेस्ट और रॉयल्टी, तो तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब कोई रिस्क ना हो। इंटरेस्ट तो टाइम बेसिस से लेंगे और रॉयल्टी के लिए जो भी एग्रीमेंट है उस हिसाब से ले लेंगे। ठीक है ना, तो ऑन एग्रुअल बेसिस यहाँ पर हमारा जो रॉयल्टी है 15 लाख, वो जोन से ईयर का उसमें लिख लेंगे जो भी एग्रीमेंट हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, जी लिमिटेड हैज 5000 शेयर्स और 31 मार्च को 14 अप्रैल को डिक्लेयर किया है डिविडेंड, और वो डिविडेंड है 3 रुपए पर शेयर, 15,000 हो गया। तो ये टाइम के हिसाब से करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है ना। इन्हें क्या करना चाहिए, ये जब डिक्लेयर होता है, जब तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जब तक राइट हमारा एस्टेब्लिश ना हो जाए। तो इन्होंने 14 अप्रैल को करा, तो उसी साल 22-23 में लिखेंगे, 21-22 में डिविडेंड हम लिख ही नहीं सकते। आई लिमिटेड यूज सर्टेन रिसोर्सेस ऑफ जे लिमिटेड, मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड या रॉयल्टी इनकम आएगी। I Limited use certain resources of J Limited. In return, J Limited received 2 lakh and 6 lakh as interest and royalty income. You are required to state whether is ये वही है सेम जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट है वो टाइम बेसिस पर होना चाहिए, और रॉयल्टी जो है वो एग्रीमेंट के हिसाब से एक्रूअल बेसिस पर होना चाहिए, जो भी एग्रीमेंट कहता है। ठीक है, K Limited has recognized rupees 3 lakh on accrual basis income from dividend on units of mutual fund on the face value of 40 lakh held by as the end of year. Dividend was declared at the rate 20% on 15 June. Dividend was proposed on, ये भी हम बिल्कुल ऐसा हम इलस्ट्रेशन कर चुके कि भैया ड्यू बेसिस पर नहीं होता है जब तक हमें राइट ना आ जाए कि डिविडेंड हम कमा लेंगे, रिसीव होगा। तो 15 जून की इनकम है उस पर्टिकुलर डेट की, है ना। तो यहाँ पर हमें कब लेना है, 15 जून को, तब 22-23 की इनकम है ये, ना कि 31 मार्च को ये पहले रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कितना डिविडेंड होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम पहले से कुछ भी तय हो करके नहीं बता सकते कि कितना हमें मिलेगा। अब अनसर्टेनिटी का क्या इफेक्ट होगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने पर। The basic principle of revenue recognition is that it should be measurable with no uncertainty. Uncertainty ना हो, measurable हो, कोई confusion ना हो, uncertainty कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए।
या तो हम उसे मेजर नहीं कर पा रहे या कुछ सर्टेनिटी नहीं है विद सर्टेन बाय रीजन ऑफ प्राइस एस्केलेशन, इंसेंटिव, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमें रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, इट शुड बी पोस्टपोन, इट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन रीजनेबली सर्टेन दैट द अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड। और अगर अनसर्टेनिटी है सेल ऑफ गुड्स रेंडिंग के समय, इन केस द अनसर्टेनिटी अराइजेस सब्सिक्वेंट टू द टाइम ऑफ सेल, मान लिया सेल करा तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं, तो हमने सेल रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया, बाद में अनसर्टेनिटी आ गई तो अब डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे रेवेन्यू, प्रोविजन बनाएंगे, तभी तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह हम बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी करो जब मेजरमेंट हो पाए और कोई अनसर्टेनिटी ना हो। और अगर आपने एक बार उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज करने के बाद में कोई अनसर्टेनिटी आ गई है तो प्रोविजन बना। Illustration number 9. A limited has taken a transit insurance policy. Suddenly in the year 2010-11, 2021, the percentage of accident has gone up 10% and company wants to recognize insurance claim as revenue in the 2021 in accordance with the relevant accounting standard. Comment. देखिए क्या है कि ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब हमें इंश्योरेंस मिलता है। अब इंश्योरेंस बढ़ गया तो ये कह रहे हैं कि हम इंश्योरेंस को रिकॉग्नाइज कर लें। देखिए इंश्योरेंस क्लेम ऐसे नहीं होता जब तक सर्टेन ना हो जाए, श्योरिटी ना हो, तो हमने पढ़ा था AS9 में, जब मेजर्ड रिलायबली हो और कोई अनसर्टेनिटी ना हो। भैया इंश्योरेंस क्लेम में तो बड़ा अनसर्टेनिटी होती है ना, जब तक इंश्योरेंस कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपको पता ही नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देयर आर अनसर्टेनिटी मेजरिंग द क्लेम एंड सेटलमेंट, तो ये तभी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब उसका पक्का हो जाए, अदरवाइज हम उसको ऐसा नहीं कर। Illustration number 10. Emulated sells agriculture products to dealers. One of the condition of sale is that the interest is payable at the rate of 2% per annum for delayed payment. Percentage of intent recovery is only 12% on such overdue outstanding due to various reasons. During the year 10-11, the company wants to recognize the entire interest receivable. Do you agree? अब देखो याद करो GST में भी ये है कि GST में वो टाइम ऑफ सप्लाई में जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह होता है पेनल्टी टाइप में, ये तभी हम लिखते हैं जब पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर भी जब अल्टीमेटली हमें पता होगा तभी तो, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, पैसा मिलता नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं देता आराम से। ये केवल ये दिखाने के लिए, डराने के लिए होता है कि हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे। अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करने, जैसे सपोज मैं बताता हूँ एक बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारे यहाँ किराएदार आया और किराएदार से बात हो गई कि भैया हर महीने की 1 तारीख को आप रेंट दे देंगे और नहीं दिया तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वो एग्रीमेंट में लिखा है। प्रैक्टिकली क्या होता है, 2-4 दिन 5 दिन हो रहा, कोई नहीं लेता है। अब पता चला वो 6 महीने, साल 2 साल से हो रहे हैं, बातचीत हो गई अच्छे से, रोजाना मिलना जुलना है। अब इस महीना उन्हें दिक्कत है, 1 महीना लेट कर दिया। अब अगर 1 महीने का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, सारी जितनी भी रिश्तेदारी है, जान पहचान है, सब धरी की धरी रह जाएगी। तो बड़ा मुश्किल होता है इंटरेस्ट चार्ज करना, है ना। तो रिकॉग्नाइज हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, तो जब तक हमारा इनकम आएगा नहीं हमें उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। Illustration number 11. A certain a claim loss with railway, the loss of goods of 2 lakh has been passed for the payment in March 23 for 150. तो March 23 में हमने क्लेम करा, March 21 में, 2 साल बाद March 23 में 2 लाख की बजाय 1.5 लाख का एक्सेप्ट हुआ। कंपनी ने कोई भी एंट्री नहीं बनाई। अब तो बना लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है क्लेम पास हो गया है, तो 23 में तो हमें बनाई देनी चाहिए। तो revenue recognition state that where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certain is lacking at the time of raising any claim, revenue recognizes postponed to the extent uncertainty involved. When recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainty, it is considered as revenue of the period in which it is certain to be collected. अब देखो हम लिख रहे हैं 2023 में, लेकिन ये क्लेम तो 2021 का है ना, मार्च का। In this case, it may be assumed that collection of the claim was not certain in the earlier periods. तो ये फैक्ट है कि 1.5 लाख रुपए जो कलेक्ट हुए हैं 2 लाख में से,
सो दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी टेकन एज प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम किसे करते हैं, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, कौन सा, उसमें क्या पढ़ा था कि जब एरर हो, ओमिशन हो, उसकी वजह से हम लिखें तो वो प्रायर पीरियड आइटम। एरर ओमिशन थोड़े ना है। Hence receipt of 1,50,000 recognized as revenue in this year, तो इसी साल लिखेंगे, प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं लिखेंगे इवन दो उस साल से रिलेटेड है, बट उस साल हमारा सर्टेन नहीं था। In the light of AS5, it will not be treated as extraordinary item. However, AS5 state that when item of income expenditure within profit or loss from ordinary activity are of a size, nature और इंसिडेंट, उसका डिस्क्लोजर करना कंपलसरी होता है, तो आपको उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो AS1 के अलावा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के अलावा एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द सर्कमस्टांसेस इन विच रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हैज बीन पोस्टपोन। अगर आपने कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इस साल नहीं किया है तो आपको बताना है कि हम क्यों कर रहे हैं उसे पोस्टपोन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड on 31st March 22 to increase the sale price of certain item retrospectively from 1st Jan 22. In view of this price revision with effect from 1st January, the company has to receive 15 lakh from customer from sale from 1st January to 31st March. देखो एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने आपसे सामान खरीदा जनवरी में, अब आज मार्च हो गई, आपने कहा जी हमने रेट बढ़ा दिए जनवरी से। ऐसे कैसे बढ़ा दिए, या तो आपने उस समय मेरे को बोला हो जनवरी में कि रेट बढ़ेंगे, हम आपसे बाद में डिफरेंस चार्ज करेंगे, तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो कोई भी पैसा नहीं देगा। हो सकता है कोई दे दे, हो सकता है कोई ना दे, लेकिन लड़ाई झगड़े होंगे, अनसर्टेनिटी होगी, तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हम करते ही नहीं है। तो इसे 15 लाख को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अनसर्टेनिटी है। प्राइस रिवीजन जो हम कर रहे हैं ये हमारा बैकडेट से हो रहा है 1 जनवरी से, है ना। और इफ द कंपनी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन कि 15 लाख मिलेंगे नहीं, तो इन्हें डिस्क्लोज करना, पोस्टपोन करना, और अगर सर्टेन है बिल्कुल 100%, इन्हें पूरी उम्मीद है सब पैसा दे देंगे, तो इन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। Illustration number 13. N Limited made a sale to a customer for 10 lakh during December, out of which 6 lakh was receivable on December 18 and the balance on January 15. On December 24, customer was declared insolvent and it was expected that 40 paisa should be received, would be received. Show the transaction. देखिए जब पहले हमने बेचा था उस समय तो कोई टेंशन नहीं थी, सेल की एंट्री बना देंगे। फिर दिसंबर 18 को 6 लाख मिल गया, उसकी एंट्री बना देंगे। अब पैसा मिल रहा है जनवरी में, बट दिसंबर 24 को इंसॉल्वेंट हो गया और हमें लग रहा है कि 40 पैसा मिलेगा, 60 पैसा नहीं मिलेगा, मतलब 60 पैसा मतलब 60% नहीं मिलेगा, तो उसका हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिसंबर 24 को या दिसंबर 31 को या दिसंबर 24 को, किसी भी दिन बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलेंडर ईयर पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर से पहले पहले हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हमारा 4 लाख रुपए बचे हुए हैं, उसका 60% डूबने की उम्मीद है, 2,40,000, तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और वो कैसे दिखाते हैं प्रोविजन बैलेंस शीट में, वो आपको पता। इलस्ट्रेशन नंबर 14। 25 सितंबर को एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट राइट मिले हैं वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के, जो नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, 520 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एग्रीमेंट राइट मिला है। ठीक है, द कंपनी ऑब्टेन द एडवर्टाइजमेंट फॉर 70% ऑफ अवेलेबल टाइम फॉर 700 lakhs बाय 30 सितंबर। तो 15 सितंबर को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट, अब होता क्या है, मेरे पास एडवर्टाइजमेंट राइट आ गए, मैंने राइट खरीद लिए और उस राइट को मैं आगे बेचूंगा, कैसे एडवर्टाइजमेंट लोगों के बुक करूंगा। तो मैंने 520 लाख में खरीदा है, जिसमें से 70% मेरे पास जो टाइम अवेलेबल था वो
700 लाख में बेच दिया। टीवी में ऐड आते हैं ना, तो ये टाइम लिमिटेड होता है, उसमें 70% टाइम मैंने 700 लाख में बेच दिया। बैलेंस की बुकिंग 240 लाख में हुई है अक्टूबर में, मतलब टोटल 940 लाख रुपए में पूरी बुकिंग कर दी मैंने, जिसे 520 लाख में खरीदा था। All the advertisers paid the full amount on the booking. 40% of the advertisement appeared before the public in November and the balance in the month of December. तो हमारा सीधा एडवर्टाइजमेंट के केस में था, जब पब्लिक के सामने ऐड आएगा तभी उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो 40% को नवंबर में, 60% को दिसंबर में। ठीक है ना? तो प्रॉफिट कितना है? 940 माइनस 520, 420 का है। और रिवेन्यू को जो रिकॉग्नाइज करना है वो हमें पता ही है कब कब रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। आपको क्या ध्यान रखना है? इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, जबकि हमारे लिए सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड इम्पोर्टेंट है। देयर शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। इन केस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो हमारे को देखना है कि हम मैच कैसे करते हैं। कंप्लीटेड या प्रोपोर्शनेट मेथड हम अपना सकते हैं, दोनों ही अलाउड है। इंटरेस्ट को हम टाइम प्रोपोर्शन से, डिविडेंड को एक्चुअल जब राइट हो जाएगा तब से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इफ एनी अनसर्टेनिटी अराइजेस अबाउट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो उसे पोस्टपोन करते हैं हम, और अगर ऑलरेडी हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं तो प्रोविजन बनाते हैं। कंसाइनी, ट्रेवल एजेंट और अदर इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं, रेवेन्यू अमाउंट जो होता है वो कमीशन का, वो ही उनका रेवेन्यू है, ना कि सेलिंग प्राइस। मान लिया मैं पेटीएम है, पेटीएम को कमीशन मिलता है जब मूवी टिकट बुक होती है। आपने मूवी टिकट 1000 की बुक करी, जिसमें 50 रुपए का कमीशन है पेटीएम का, तो उसका रेवेन्यू 1000 रुपए नहीं है, 50 रुपए, क्योंकि वो एजेंट है। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज जब मेजरेबल हो और अनसर्टेनिटी ना हो, है ना? अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते वैल्यू तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम हुआ है तो जब तक वो क्लेम रिलायबली मेजर ना हो, रिसीव करना सर्टेन ना हो, जब तक आप उसको नहीं लिखेंगे। केवल डिलीवरी पोस्टपोन होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज ना करें, है ना? आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स फुल सेल वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, सब कुछ हो गया। इवन इफ सम सेल वैल्यू इज रिटेन्ड बाय बायर टिल द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो लिखा है, मान लिया उसने कहा कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, है ना, और कुछ 80% अभी दे रहा हूँ, 20% मैं एक हफ्ते में यूज करने के बाद, है ना? तो हम ये कर सकते हैं कि 80% अभी रिकॉग्नाइज कर ले, 20% बाद में, या हम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम रुक जाए, क्योंकि हो सकता है पूरा ही माल वापस कर दे। तो ये प्रैक्टिस पे, जजमेंट पे डिपेंड करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो यही लिखा है कि भैया हमें रुक जाना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज फुल सेल वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ सम सेल वैल्यू इज रिटेन। तो ये क्या रखा है कि अगर मान लिया कुछ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए कुछ पैसा रख लिया है तो हमें पूरा रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। अब देखो, ये जजमेंट पे और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। मान लिया हमारा माल ऐसा है, हमें पता है कि जिसके पास भी जाता है वो यूज करता ही है, उसे कभी कोई इशू नहीं आता है, क्वालिटी इशू नहीं आता है, और वापस हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि कोई वापस नहीं करता है जनरली, तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उसमें कुछ लोग वापस कर देते हैं, कुछ नहीं, तो हम थोड़ा समय रुक जाते हैं। समय लंबा है तो प्रोविजन बना सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, जजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमने प्राइस रिवीजन किया है और बैकडेट से किया है, तो जब सर्टेन होगा तभी हम उसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, जहां पर इंस्टॉलमेंट करना हमारे लिए जरूरी है, तो वहां पर जब इंस्टॉलमेंट हो जाएगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा कस्टमर, तभी उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो इंटरेस्ट वगैरह होता है अनपेड पोर्शन पे, वो जब एक्चुअल में मिलता है तभी उसे लिख। AS 9 is silent on excise duty. Companies generally show the turnover inclusive of excise duty. However, it is better to show the turnover gross less excise duty on the net turnover. Alternatively, turnover may be shown gross and excise duty may be shown as an end of manufacturing expenses. देखिए, एक्साइज ड्यूटी को डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए सेल में इंक्लूड करते हैं, और उसको कुछ लोग
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में खर्चे के रूप में दिखाते हैं। कुछ लोग नेट सेल लिखते हैं, मतलब एक्साइज ड्यूटी हम अपने कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं, तो क्या करते हैं सेल में से लेस करके लिखाते हैं और खर्चे में नहीं लिखते। तो दोनों ही ट्रीटमेंट ठीक है, उसके बारे में कोई यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। Discount or premium on debt security is taken as accruing over the period and is amortized over the period for which the acquisition to the date of maturity. तो जब हम प्रीमियम में डिस्काउंट होता है वो तो एक्रूअल बेसिस पर हम ले लेते हैं, उसमें कोई अनसर्टेनिटी की बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू रिकॉर्ड एक्रूअल बेसिस पर करते हैं, अगर अनसर्टेनिटी है तो एक्चुअल रिसीव बेसिस पर करते हैं। If the work on a contract has started and only on an insignificant portion is done so far, तो हमें अभी प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, बाकी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन है तो A7 में कवर होता है। इंटर डिविजन ट्रांसफर एंड गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन डू नॉट जनरेट रेवेन्यू। ड्रॉइंग्स रेवेन्यू नहीं होता है। एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में एक हमने ट्रांसफर किया है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो उसको हम कभी भी रेवेन्यू नहीं मानते। सेल टैक्स मतलब जीएसटी, वो हमारा जो है जीएसटी कभी भी हमारा रेवेन्यू नहीं होता है, तो वो तो हमारा अलग ही रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की। P Limited sold goods worth rupees 50,000 to Messrs Q&. Company. Messrs Q&. Company asked for discount, which was agreed by P Limited. The sale was affected and goods were dispatched. तो इन्होंने 50,000 रुपये माल दिया और 8,000 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, है ना। आफ्टर रिसीविंग गुड्स वर्थ 7,000 वाज फाउंड डिफेक्टेड, तो माल ठीक नहीं है। विच दे रिटर्न इमीडिएटली, तो 7,000 का माल उन्होंने हाथों हाथ वापस कर दिया। दे मेड द पेमेंट ऑफ 35,000 टू बी लिमिटेड, और इन्होंने सेल बुक कर दी 35,000। तो क्या इन्होंने ये सेल 35,000 की है, क्या ये सही लिखा है या नहीं लिखा है? तो हमें ये बताना है कि भैया ये सही है या नहीं। तो देखो, पहली बात कि जो हमारी सेल है वो कितनी है, क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है ना। तो ये वैसे तो 50,000 का माल बेच दिया हमने पहले, बाद में उन्होंने कहा डिस्काउंट के लिए और हम मान गए। तो सेल कितने की है? 50,000, बाद में डिस्काउंट है 8,000 का, 42,000, और बाद में जो इन्होंने माल वापस किया 7,000 का, तो सेल से रिटर्न है ना। 35,000 इस तरीके से आएंगे, ऐसे नहीं आएगा कि आप सीधा 35,000 की सेल ही लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, R Limited has been successfully jewelers for the past 100 years and sale are against cash only, केवल कैश माल बेचते हैं, उधार माल नहीं बेचते हैं, ठीक है। कंपनी डाइवर्सिफाइड इनटू, इन्होंने और सामान कपड़े ये वो सब में अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू करा है। यंग सीनियर एग्जीक्यूटिव वाज पुट इन चार्ज एंड सेल 5 टाइम्स बढ़ गई है। वन ऑफ द कंडीशन कि डीलर कैन रिटर्न द अनसोल्ड स्टॉक विद इन 1 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द सीजन। अब क्या होता है, कपड़े या और चीजों में सीजन का बड़ा फर्क रहता है, जैसे सर्दियों के हैं, गर्मियों के हैं, एंड में वापसी होगा। सेल रिटर्न 25% है। सजेस्ट ए सुटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी विद रेफरेंस टू AS9। तो सेल तो लिखेंगे पूरी, है ना, और एक प्रोविजन बना लेंगे 25% के लिए कि जो वापसी आ सकता है ना। पहली बात तो दोनों बिजनेस अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग हिसाब लगाना पड़ेगा, है ना। और हमने बोल रखा है कि जो भी माल बिकेगा नहीं वो वापस ले लेंगे, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है उसके बारे में थोड़ी सी। तो हम पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, या ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि अनसर्टेनिटी है, तो बेटर ये है हम क्या करें, 75% ही रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारा माल नहीं बिका 1 महीने के अंदर अंदर तो वापस आ जाएगा, और 25% माल वापसी बहुत हैवी है, 25% कम नहीं है, माल वापस आता है।
तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के केस में हमें रिवेन्यू को पोस्टपोन करना चाहिए, तो हम उसको 75% को ही सेल को लिखेंगे, 25% रुक जाएंगे और वो हमारी सेल ही नहीं है। जस्ट जस्ट लाइक कंसाइनमेंट में क्या होता है, हमारे पास हम कंसाइनी को माल देते हैं, जब तक वो थर्ड पार्टी को माल नहीं बिकेगा तो सेल ही नहीं है ना। तो ये भी तो ये हमने माल दिया है लेकिन हमने कहा कि वापस ले लेंगे, तो एक तरीके से वो सेल तो है ही नहीं ना, वापस ले लेंगे तो ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन का हमारा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और AS9 AS7 के बाद जो कंप्लीट हो गया, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, गवर्नमेंट ग्रांट है 12। अगेन वो भी बहुत बड़ा नहीं है और अच्छा है, सही है। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा हमारा AS12।